मैं उन सभी अध्यापकों का और अध्यापिकाओं का दिल से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और हर मनुष्य को समान और शिक्षा मिल सके, इसके लिए इस देश के महापुरुषों ने लगातार संघर्ष किया। इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को शिक्षा मिले, उन्हें बढ़ने का अवसर मिले, और जब वो बढ़ेंगे तभी देश का विकास होगा। देश का विकास तभी होता है जब देश में शिक्षा का विकास होता है। अगर जिस देश में सभी को शिक्षा का अवसर मिल जाता है, वो देश आगे बढ़ जाता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी यहां आ चुकी झलकारी बाई जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन ही वो 1857 की लड़ाई में, यानी 4 अप्रैल 1858 को वो शहीद हुई थी। तो तलवार आपको देखने को मिली थी। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं, इस देश के महापुरुषों ने कभी तलवार से लड़ाई लड़ी, कभी कलम से लड़ाई लड़ी, और आज पूरे दुनिया में जो लड़ाई है वो विज्ञान की लड़ाई है। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं कि अगर इस देश को आगे, हमको आपको और आगे ले जाना है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, हमको यहां तक देश दिया, अब इस देश को और आगे ले जाना है, तो हमको यह समझना होगा कि पूरी दुनिया में इस देश को हमको और किस तरह से हम आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो वैज्ञानिक शिक्षा के द्वारा पूरे दुनिया को कंट्रोल में करते हैं। एक देश दूसरे देश को कंट्रोल में कर रहा है। तो अगर उन परिस्थितियों से हमको आपको लड़ना है, तो भारत को इतना शक्तिशाली हमको बनाना होगा कि वो पूरे दुनिया पर राज कर सके। यह तभी संभव है जब इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को, उनको बराबरी का हक मिले, उनको बराबरी में पढ़ने का अवसर मिले, समान शिक्षा मिल सके, समान अवसर मिल सके, और तभी हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। और इस देश को एकजुट करने में अगर किसी का योगदान है तो भारत के संविधान का है। भारत का संविधान इस देश में हर जाति धर्म को जोड़ता है, और उसी भारत के संविधान के द्वारा ही हम एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मददगार कर सकते हैं। भारत का संविधान आजादी से पहले 389 लोगों ने मिलकर के यह तय किया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कैसे हमको आगे बढ़ाना है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को उस संविधान सभा में पहुंचने का मौका मिला। ऐसे ही 15 महिलाओं को भी मौका मिला, ऐसे ही 25 अनुसूचित जाति के लोगों को भी मौका मिला, और ऐसे ही अनुसूचित जनजाति के लोगों को मौका मिला, ऐसे ही अगली जाति के लोगों को मौका मिला। इसका मतलब यह हुआ, इस देश का जो संविधान है उसको हर जाति धर्म के लोगों ने मिल करके, बैठ करके और पंचायत करके, सभा में एक एक बात पर चर्चा करके तब इस देश का निर्माण किया। और तब उन्होंने तय किया कि भारत का संविधान ये इस देश का संविधान होगा, भारत का संविधान भारत के लोगों का संविधान होगा, भारत का संविधान भारत के एक एक नागरिक का संविधान होगा, क्योंकि भारत के संविधान को हर जाति धर्म के लोगों ने मिलकर बैठ करके बनाया और तय किया कि इस देश में अगर कोई बड़ा होगा तो इस देश का संविधान होगा। न कोई धर्म बड़ा होगा, न कोई जाति बड़ी होगी, न कोई भाषा बड़ी होगी, न इस देश का कोई व्यक्ति बड़ा होगा। इस देश में अगर कोई बड़ा होगा तो केवल भारत का संविधान होगा, और भारत का संविधान अगर सुरक्षित है तो इसका मतलब है इस देश का एक एक नागरिक सुरक्षित है। तो मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी को इस बात को समझना चाहिए कि अगर हमारे लिए गीता हम घर में पूजते हैं, हम रामायण की कथा घर पे पूजते हैं, हम कुरान को मानते हैं, हम बाइबल को मानते हैं, हम किसी धर्म ग्रंथ को मानते हैं, लेकिन इस देश का एक एक नागरिक अगर किसी धर्म को और किसी ग्रंथ से ज्यादा किसी को मानता है तो वो भारत का संविधान है। भारत का संविधान है
जो सभी धर्मों को सुरक्षित रखता है। भारत का संविधान है जो एक एक जाति धर्म के लोगों को सुरक्षित रखता है। भारत का संविधान है जो हमारे भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखता है। भारत का संविधान है जो हमको आपको एकता और अखंडता के साथ एक साथ जोड़ता है और एक साथ हमको आपको इकट्ठा रखता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। भारत का संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? वो किसी एक जाति के लिए नहीं है। वो कहती है कि इस देश के हर नागरिक को, हम भारत के लोग, यानी इस देश का संविधान का जो पहला शब्द है वो हम से शुरू होता है। हम भारत के लोग भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। यानी इस देश के एक एक नागरिक को जब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो क्या इस देश के एक एक नागरिक को आर्थिक न्याय मिल चुका है? मैं समझता हूं नहीं मिला है। इसलिए इस देश के नायकों को, इस देश के राजनेताओं को, इस देश की पार्टियों को, इस देश के सभी राजनेताओं को इस पर मंथन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। क्योंकि आज एक तरफ अगर किसी के पास सारे संसाधन होते हैं तो एक तरफ इस देश में ऐसे भी नागरिक हैं जिनके पास पूरे महीने में 21,000 रुपए भी उनकी इनकम नहीं है। तो उनका बच्चा कैसे पढ़ेगा? इस बात को समझने की जरूरत है। एक तरफ इस देश में ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास सारे संसाधन हैं, वो अपने बच्चे को मुहैया करा सकते हैं, और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको मजदूरी करने के लिए अगर 783 रुपए प्रतिदिन चाहिए तो उनके पास 783 रुपए मजदूरी नहीं है। तो जरा कल्पना करो कि एक ऐसा भारत बनेगा जिस भारत में हर बच्चे को पढ़ने का मौका नहीं होगा तो यह देश कैसा बनता चला जा रहा है। इसके लिए हमको आपको चिंतन और मनन करना चाहिए। इसी की परिकल्पना है बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर यह अंबेडकर शिक्षा सदन। 97 में मैंने इस क्षेत्र में यह महसूस किया कि जो ठेला लगाते हैं, जो गुमचा लगाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जिनके बच्चों को पढ़ने का वो समान अवसर नहीं मिल सकता है, वो बच्चे कब अंग्रेजी पढ़ेंगे? वो कब बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे? उन बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी? इसकी चिंतन और मनन करने के लिए हमने ये संकल्प लिया था कि 97 में, जब आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि महाराजगंज जैसे क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम का भी स्कूल हो सकता है, उस वक्त एक नन्हा सा पौधा हमने आप सबके सहयोग से, इस क्षेत्र की जनता के सहयोग से उस पौधे को लगाने का काम किया। और आज चाहे सुनील सर हो, चाहे हमारे एसडी कनौजिया साहब हो, चाहे गौर साहब हो, चाहे राधेश्याम मौर्य जी हो, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे जितने भी अध्यापक हो, इन्होंने अपने कठिन तपस्या से कड़ी मेहनत करके आज इसको विराट स्वरूप दिया है। मुझे खुशी होती है। मेरी भी चिंतन है, मनन है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का एक एक बच्चा वो शिक्षा से वंचित न रह सके और उसको वो सारी शिक्षा मिल सके जो वैज्ञानिक शिक्षा हो, जो तकनीकी शिक्षा के आधार पर हो, जो इस देश में अंधविश्वास और पाखंड को खत्म कर सकता हो और एक ऐसा समाज बना सके जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बना सके। सवाल ये नहीं है कि आप एक अच्छा डॉक्टर बनाएंगे, आप अच्छा इंजीनियर बनाएंगे, आप बड़ा अधिकारी बना देंगे। हम तो ये कहते हैं अगर इस देश का हर माँ बाप, हर देश का हर शिक्षक अपने बच्चे को केवल इस देश का एक अच्छा नागरिक बना सके जो भारत के संविधान पर चलता हो, जो भारत के हर जाति धर्म की मोहब्बत करता हो और सबसे प्रेम रखता हो और सबके साथ काम करता हो, ऐसा नागरिक बनाने की जरूरत है। मेरे मित्रों, इस भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, क्योंकि इन महापुरुषों ने बड़ी कुर्बानी दी है, इन महापुरुषों ने किसी एक जाति धर्म के लिए काम नहीं किया है। चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे मान्यवर काशीराम साहब हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे आपकी झलकारी बाई हो, चाहे माता सावित्री बाई फूले हो, चाहे ज्योतिबा राव फूले हो, चाहे आपके रविदास जी हो, चाहे संत गाड़गे बाबा हो, चाहे जितने भी महापुरुष हैं, यानी एक बहुत बड़ी यात्रा है। इस महापुरुष को, इन महापुरुषों ने केवल एक ही सपना देखा था कि महिलाओं के साथ अन्याय ना हो। जिन महिलाओं को कभी इस देश में हक नहीं दिया गया, हर महिला पढ़ नहीं सकती थी, हर महिला के नाम से न शिक्षा में न संपत्ति में उसको अधिकार नहीं दिया जाता था, तब
संसद में यह तय किया गया, अगर पुरुष के पास संपत्ति हो सकती है तो महिला के पास भी संपत्ति होनी चाहिए। अगर पुरुष पढ़ाया जा सकता है तो महिलाओं को भी पढ़ाना चाहिए। अगर जितने अधिकार पुरुषों को दिए जाते हैं उतने अधिकार इस देश में एक एक नारी को भी मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तब ये देश और ये समाज आगे बढ़ा है। इसलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं, इन बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो केवल आप किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, आप उनको ईमानदारी सिखाते हैं, आप उनको साहस सिखाते हैं, आप उनको निर्भीकता सिखाते हैं, आप उनको अनुशासन सिखाते हैं, आप उनको जिंदगी में फैसले लेने का, निर्णय लेने की कटौती सिखाते हैं। इस देश में विद्यालय उस बच्चे को संवारने का काम करता है। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को कम संसाधन में अपने घर में उसको तैयार करता है, उसी तरह से अंबेडकर ग्रुप ऑफ स्कूल अपने बच्चों को कम संसाधन में है उसको इस तरह से पल्लवित करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। इसका एक ही सपना है, ये हमारे क्षेत्र के बच्चे धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह सके और हर जाति धर्म के बच्चों को शिक्षा मिल सके। इसके लिए अंबेडकर विद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है। आप सबके प्रयास से ही ये नर्सरी से डिग्री कॉलेज हुआ। आने वाले समय में जब भी कभी मेरे हाथ में कलम की ताकत आएगी, हम इस क्षेत्र के एक एक बच्चे को निश्चित तौर पर ऐसी शिक्षा पूरे क्षेत्र में दिलाना चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र की जो बेरोजगारी है वो खत्म हो सके। हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बचरावा विधानसभा में मैंने देखा है कि वो ये है कि हमारे क्षेत्र का नौजवान आज उसे काम करने के लिए रोजगार नहीं है, आज उसके पास काम करने का अवसर नहीं है, कमाई का साधन नहीं है और हमारा क्षेत्र जो बचरावा क्षेत्र है वो लगातार पिछड़ता जा रहा है। इसके लिए हम राजनीति में आए हैं। राजनीति हम बेरोजगारी से निजात पाने के लिए नहीं, हम तो पढ़ने लिखने के बाद नौकरी कर लिए, हमारे पास खाने कमाने का जरिया मिल गया, लेकिन हमारे क्षेत्र के नौजवानों के पास वो ताकत नहीं पहुंची है। इस नाते से मैं राजनीतिक यात्रा पे पहुंचा। राजनीतिक यात्रा का मकसद है कि मैं अपने इस विधानसभा बचरावा क्षेत्र के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दे सकूं और हर जाति धर्म के साथ न्याय कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब लोगों ने मेरी ढेर सारी बातें सुनी और इस देश के सारे लोगों को एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।